क्या वेस्ट एशिया में शुरू हो चुकी है सबसे खतरनाक जंग? इंडिया पर इसका कितना खतरा? 21 जुलाई 2026 वेस्ट एशिया दुनिया का वो इलाका जहां से पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई गुजरती है, जहां एक चिंगारी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। और आज यहीं से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स, ऑयल टैंकर्स पर खतरा और लगातार बढ़ता मिलिट्री टेंशन। ये अब सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है जिसमें सऊदी अरब, इराक, इजराइल, चाइना, रसिया और इंडिया तक के हित जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध अचानक शुरू हुआ या इसकी नींव कई दशक पहले रखी जा चुकी थी? क्या सऊदी अरब की एंट्री ने पूरे समीकरण बदल दिए? इराक एक बार फिर बड़ी शक्तियों का बैटलफील्ड बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इससे कितना खतरा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन शुरुआत करनी होगी करीब 47 साल पहले से। 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें शाह मोहम्मद पहलवी की सरकार खत्म हुई। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। यहीं से ईरान और अमेरिका के रिश्ते बदल गए। कुछ ही समय बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। 52 अमेरिकी नागरिकों की 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। यहीं से दोनों देशों के बीच विश्वास लगभग समाप्त हो गया। अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए और ईरान ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा विरोधी घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो आज भी खत्म नहीं हुआ। अगले कई वर्षों तक ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ाया। ईरान का कहना था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल इलेक्ट्रिसिटी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज का आरोप रहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता हासिल करना चाहता है। यहीं से सैंक्शन और बढ़ते गए। नेगोशिएशंस हुई, न्यूक्लियर डील हुई, फिर एग्रीमेंट टूटे और अविश्वास लगातार गहराता गया। 2026 आते आते स्थिति एक बार फिर तेजी से बदल गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, वो फिर से तनाव का केंद्र बन गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान और उससे जुड़े समूहों की कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी खतरे में पड़ी है। इसके जवाब में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद पूरे वेस्ट एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया। लेकिन अगर ये केवल अमेरिका और ईरान की लड़ाई थी, तो फिर सऊदी अरब इसमें क्यों आया? ईरान में बॉम्बिंग क्यों हुई? और आखिर इंडिया की चिंता अचानक क्यों बढ़ गई? कैसे सऊदी अरब की एंट्री ने इस पूरे कन्फ्लिक्ट को रीजनल क्राइसिस में बदल दिया? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, तो शायद कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। पिछले कुछ दिनों में वेस्ट एशिया का पूरा समीकरण बदल गया और इस बदलाव का नाम है सऊदी अरेबिया। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर, अमेरिका का पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ईरान का क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी। सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस और ऑयल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाकर कई ड्रोन अटैक किए गए। सऊदी सरकार का आरोप है कि ये हमले इराकी क्षेत्र से सक्रिय ईरान समर्थित मिलिशिया ने किए। सऊदी वायु रक्षा ने कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया, लेकिन जब सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बढ़ा तो रियाद ने सिर्फ डिफेंस मोड में रहने का फैसला नहीं किया। अमेरिका और सऊदी अरब ने समन्वित कार्रवाई करते हुए इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के कुछ ठिकानों पर ये स्ट्राइक किए। अमेरिका और सऊदी अरब का कहना था कि ये कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में और सेल्फ डिफेंस के तहत की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बगदाद की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। इराकी सरकार ने कहा उसे इन हमलों की पहले से जानकारी नहीं थी और इस कार्रवाई को अपनी सॉवरेनिटी का उल्लंघन बताया। यानी एक ही घटना पर 3 अलग अलग पक्ष थे। अमेरिका का दावा, सऊदी अरब का दावा और इराक का विरोध। यही वजह है कि यह संघर्ष अब केवल 2 देशों का विवाद नहीं रह गया, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान सीधे अमेरिका से लड़ रहा है या वो अपने रीजनल अलायंस के जरिए प्रेशर बना रहा है? कई इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान लंबे समय से क्षेत्र में अपने सहयोगी सशस्त्र समूहों के माध्यम से प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी कई हालिया हमलों के लिए ऐसे ईरान समर्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अलग अलग घटनाओं में जिम्मेदारी को लेकर विवाद भी रहा है। अब एक और बड़ा खिलाड़ी इजराइल। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो इजराइल की सुरक्षा सीधे प्रभावित हो सकती है। इसलिए इजराइल पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और लंबे समय से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम तथा उसके क्षेत्रीय नेटवर्क को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। यानी अब ये केवल एक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक मल्टी फ्रंट रीजनल क्राइसिस बन चुका है। अब तक अमेरिका सक्रिय है, सऊदी अरब खुलकर सामने आ चुका है, इराक विरोध जता रहा है, ईरान और उसके सहयोगी समूहों पर आरोप लग रहे हैं, इजराइल हाई अलर्ट पर है। लेकिन इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो सकता है? भारत का?
क्योंकि भारत की इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई, शिपिंग रूट, गल्फ में रहने वाले लाखों भारतीय सभी किसी न किसी रूप से इस क्षेत्र की स्थिरता से जुड़े हैं। क्या ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करता है तो भारत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर तक पहुंच सकता है? क्या इंडियन इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा? और आखिर चाइना और रसिया इस पूरे संघर्ष में क्या खेल खेल रहे हैं? अब सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, अब सवाल है इंडिया का। क्योंकि वेस्ट एशिया में अगर एक भी मिसाइल गिरती है तो इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत की इकोनॉमी पर भी दिखाई दे सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑयल। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, लेकिन भारत की एक बड़ी कमजोरी भी है एनर्जी इंपोर्ट। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है और उसका बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है। अगर ईरान, सऊदी अरब, इराक या गल्फ रीजन में लंबे समय तक युद्ध चलता है तो सबसे पहला असर ऑयल सप्लाई पर पड़ सकता है। यही कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए केवल एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है। हाल के तनाव के कारण इस मार्ग में जहाज़ों की आवाजाही और तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। दुनिया का समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी संकरे मार्ग से गुजरता है। इसी रास्ते से सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कई गल्फ कंट्रीज का ऑयल दुनिया तक पहुंचता है। अगर ये रूट असुरक्षित हो जाए तो ऑयल टैंकर का इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्रूड ऑयल महंगा होने लगता है और आखिरकार भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर दबाव बढ़ सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या केवल ऑयल ही चिंता है? नहीं, वेस्ट एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है तो भारत की पहली प्राथमिकता होगी अपने नागरिकों की सुरक्षा, दूतावासों के माध्यम से सहायता और ज़रूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन। इसी कारण भारत लगातार क्षेत्र की स्थिति पर नज़र रखता है और समुद्री सुरक्षा से जुड़े निर्देश भी जारी करता रहा है। अब सवाल, क्या इंडिया अमेरिका का साथ देगा या ईरान का? जवाब, दोनों में से कोई नहीं। भारत की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है। इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन ईरान भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब, यूएई, कतर सभी भारत के बड़े एनर्जी पार्टनर हैं। यानी भारत किसी एक पक्ष का हिस्सा बनने के बजाय तनाव कम करने, डायलॉग और स्टेबिलिटी पर जोर देता है। अब आते हैं चाइना पर। चाइना ईरान से एनर्जी खरीदता है, उसके बड़े निवेश भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। युद्ध लंबा चलता है तो चाइना की सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए बीजिंग लगातार स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन साथ ही अपने आर्थिक हितों की रक्षा भी करना चाहता है। अब बात रसिया की। रसिया अमेरिका के प्रभाव को सीमित रखना चाहता है, लेकिन वह ये भी नहीं चाहेगा कि ऑयल मार्केट पूरी तरह अस्थिर हो जाए, क्योंकि ऊंची ऑयल कीमतें रसिया को एक्सपोर्ट रेवेन्यू में फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, जबकि बहुत ज़्यादा अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मॉस्को हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकता है? इसमें इसका सीधा जवाब है नहीं। लेकिन अगर ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के बीच सैन्य टकराव लगातार फैलता है तो पूरे वेस्ट एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। यही वजह है कि कई देश लगातार डी-एस्केलेशन और डिप्लोमेटिक टॉक्स की अपील कर रहे हैं। हालिया रिपोर्टों में भी सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने का उल्लेख है। लेकिन अगर युद्ध और बढ़ गया तो क्या भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा? क्या शेयर मार्केट, रुपीज़ और इन्फ्लेशन प्रभावित हो सकते हैं? और इस पूरे संकट में दुनिया क्या सीख सकती है? हर युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, उनकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है और अगर ये युद्ध वेस्ट एशिया में हो तो इसका असर भारत जैसे देशों पर भी और ज़्यादा पड़ता है। अगर वेस्ट एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। पहली चुनौती, तेल कीमतें। अगर क्रूड ऑयल लगातार महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन पर दबाव आएगा। दूसरी चुनौती, भारतीय रुपया। जब ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा की मांग भी बढ़ती है, जिससे रुपये पर दबाव आ सकता है। तीसरी चुनौती है स्टॉक मार्केट। युद्ध के समय ग्लोबल इन्वेस्टर अक्सर सुरक्षित एसेट की ओर जाते हैं, हालांकि बाजार की दिशा कई अन्य आर्थिक कारकों पर भी निर्भर करती है। अब सवाल, क्या भारत तैयार है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए हैं, कई देशों में एनर्जी पार्टनरशिप मजबूत की है। इंडियन नेवी भी अरेबियन सी और इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी पर लगातार नज़र रखती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिप्लोमेसी है। इंडिया अमेरिका से अच्छे संबंध रखता है, ईरान से भी बातचीत जारी रखता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजराइल सभी के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाए हुए हैं। यही बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी भारत को अलग पहचान देती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? इसका जवाब कम से कम अभी नहीं,
क्योंकि इतिहास बताता है कि बड़े युद्धों के बीच भी डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, बैक चैनल टॉक्स और इंटरनेशनल प्रेशर कई बार हालात को संभाल लेते हैं। लेकिन अगर लगातार मिलिट्री एस्केलेशन होती रही तो रीजनल कन्फ्लिक्ट और बड़ा हो सकता है। यही कारण है संयुक्त राष्ट्र सहित कई देश तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। इस पूरे कन्फ्लिक्ट ने दुनिया को एक बात फिर याद दिलाई है कि 21वीं सदी में मिसाइल, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और इकोनॉमिक सैंक्शन किसी भी युद्ध को ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकते हैं। आज एक मिसाइल सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि ऑयल मार्केट, स्टॉक मार्केट, शिपिंग, फूड सप्लाई और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच ये संघर्ष सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, ये ग्लोबल पावर, पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल राइवलरी और डिप्लोमेसी की भी कहानी है। सऊदी अरब, इराक, इजराइल, चीन, रसिया और इंडिया सभी इस कहानी के अलग अलग किरदार हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, युद्ध कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जीत चाहे किसी की भी हो, सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों का होता है। भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी, अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और वेस्ट एशिया में शांति। क्योंकि जब वेस्ट एशिया शांत होगा तभी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और दुनिया की इकोनॉमी संतुलित रह सकेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी डीप रिसर्च वीडियो स्टाइल रिपोर्ट। धन्यवाद। आज का भारत।